breakthrough status recognized. Message received. Over. खुफिया जंग, प्रॉक्सी हमले, साइंसदानों के कत्ल, धमकियां, वार्निंग्स, अंदेशे, खौफ, सब खत्म। जून 2025 में वो मोमेंट आ गया जिसकी बातें दुनिया हमेशा करती आई है और जिससे सब खौफज़दा थे। ईरान और इजराइल आमने सामने आ ही गए। मिसाइलों की बारिश हुई, फिफ्थ जनरेशन के मॉडर्न जहाज़ों के हमले हुए और वो शैडो वॉर, वो पर्दे के पीछे लड़ी जाने वाली जंग एक खुली और तबाहकुन हकीकत में बदल गई। ये सिर्फ दो मुल्कों की जंग नहीं थी, ये एक ऐसी आग थी जो पूरे खित्ते को अपनी लपेट में ले सकती थी और शायद पूरी दुनिया को जला सकती थी। मगर इस कहानी की मोस्ट शॉकिंग बात ये नहीं कि ये जंग कैसे हो गई, बल्कि ये है कि आज के ये जानी दुश्मन तारीख में कभी जिगरी दोस्त थे। जी हाँ, ईरान और इजराइल दोस्त, ऐसे दोस्त जो एक दूसरे के राजदार थे, एक दूसरे के हथियार थे और एक दूसरे के सर्वाइवल की ज़मानत थे। आपको पता है कि कभी इजराइल की नेशनल एयरलाइन एल आल की परवाज़ें बाकायदगी से तेहरान आती थी। मालूम है कि एक ज़माने में मोसाद और सवाक ने मिलकर अरबों की जासूसी की। क्या आपको प्रोजेक्ट फ्लावर के बारे में पता है? वो मंसूबा जिसके तहत ईरान और इजराइल मिलकर न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल बना रहे थे। ये सब सुनकर अजीब लग रहा है ना, लेकिन यही हकीकत है। आज की कहानी बहुत अजीब है। ये ईरान और इजराइल की दोस्ती की कहानी है और फिर इनकी दुश्मनी की दास्तान। ये दोनों की 40 साला खुफिया जंग की कहानी है, जिसमें जिक्र होगा तेहरान में मोसाद की सबसे बड़ी डकैती का और ईरान का हज़ारों मील दूर अर्जेंटीना में बदला लेने का किस्सा भी। और इस खुली जंग की बात भी होगी जो हमने अभी अपनी आंखों से देखी है। एंड में बात करेंगे मुस्तकबिल के 3 सबसे बड़े और खौफनाक सिनेरियोज की। मुकम्मल तबाही, ना ख़त्म होने वाली खामोशी या फिर ऐसा अमन जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ट्रस्ट मी, आज की वीडियो में आपको वो कुछ देखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और चलें तारीख के एक लंबे सफ़र पर। ये कहानी शायद आज की जनरेशन को एक लतीफ़ा, जोक लगे। एंड ट्रस्ट मी, जब हम इस टॉपिक पर रिसर्च कर रहे थे तो हमें भी यकीन नहीं आ रहा था ये कि 1979 में इनकलाब से पहले शाह के दौर में ईरान और इजराइल इत्तेहादी थे। वो बहुत क्लोज और स्ट्रेटेजिक एलाइज थे। जब 1948 में इजराइल बना तो पूरी अरब वर्ल्ड ने इसे रिजेक्ट कर दिया, लेकिन तुर्की के बाद जिस मुस्लिम मुल्क ने इसे अमलन तस्लीम किया वो ईरान ही था। और इस दोस्ती के पीछे कोई नजरियाती मोहब्बत नहीं थी, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मफादात थे। एंड जियोपॉलिटिक्स में इंटरेस्ट से बढ़कर कुछ नहीं होता। तो इस दोस्ती की बुनियाद रखी थी इजराइल के फाउंडर और पहले वजीर आजम डेविड बेन गुरियन ने। उन्होंने बड़ी होशियारी से अपनी फॉरेन पॉलिसी बनाई जिसे द पेरिफेरी डॉक्ट्रिन कहते हैं। प्लान बिल्कुल सिंपल था। इजराइल चारों तरफ से अरब मुल्कों के बीच में है जो सब दुश्मन हैं। इस घेराव को तोड़ने के लिए जरूरी है कि रीजन की दूसरी पावर्स के साथ इत्तेहाद किया जाए। ऐसी पावर्स जो अरब नहीं है बल्कि अरब नेशनलिज्म को अपने लिए खतरा समझती हैं। इस नजरिए के तहत टर्की, इथियोपिया और सबसे अहम ईरान थे जो इजराइल के नेचुरल एलाइज बने। ये वो ज़माना था जब मिडिल ईस्ट में अरब नेशनलिज्म की लहर थी। इजिप्ट के सदर जमाल अब्दुल नासिर इसके हीरो थे। नासिर इजराइल को एक नाजायज़ रियासत ही नहीं समझते थे, बल्कि ईरान को भी मगरिब की कठपुतली कहते थे।
और ये तो आप जानते ही हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो ईरान और इजराइल दोस्त बन गए और ये दोस्ती सिर्फ मुस्कुराहट तक महदूद नहीं थी, जैसे खुफिया एजेंसीज का एक दूसरे के साथ तावन। समझे ये इस इत्तेहाद का सबसे मजबूत लेकिन डार्क पिलर था। एक तरफ इजराइल की बदनाम ज़माना खुफिया एजेंसी मोसाद थी, तो दूसरी तरफ ईरान की इतनी ही खौफनाक सीक्रेट पुलिस सवाक। और समझे दोनों जुड़वा भाइयों की तरह काम करती थी। मोसाद ने सवाक को ट्रेनिंग दी, मॉडर्न वेपन्स दिए, बल्कि इसके एजेंट्स को इन्वेस्टिगेशन और टॉर्चर के वो तरीके भी सिखाए जो बहुत ही जालिमाना थे। तब तेहरान में मोसाद का एक बड़ा स्टेशन होता था जहां से वो पूरे रीजन में ऑपरेशन करते थे। दोनों एजेंसीज मिलकर इराक में कुर्द बागियों को हथियार और पैसे फराहम करती ताकि बगदाद की हुकूमत कमजोर रहे और वो इजराइल और ईरान दोनों के लिए खतरा ना बने। फिर दोनों ने अरब नेशनलिज्म के खिलाफ मिलकर साइकोलॉजिकल कैंपेन्स भी चलाई। समझे ये सीक्रेट ब्रदरहुड थी। शाह ईरान मोहम्मद रजा पहलवी अपनी फौज को रीजन की सबसे मॉडर्न और पावरफुल फौज बनाना चाहता था और इस काम में इजराइल ने बड़ी मदद की। इसने ईरान को एंटी टैंक मिसाइल, मॉडर्न आर्टिलरी और जहाज़ों के पार्ट्स भी दिए। ईरान के पायलट और कमांडोज को इजराइल में तरबियत भी दी गई। लेकिन इस पार्टनरशिप का जो सबसे ख़तरनाक पहलू था वो था प्रोजेक्ट फ्लावर। 1977 में शुरू होने वाले इस प्रोजेक्ट का मकसद था ऐसा बैलिस्टिक मिसाइल बनाना जिसकी रेंज 200 किलोमीटर हो और वो न्यूक्लियर वॉरहेड भी ले जाने के काबिल हो। इस प्रोजेक्ट की आड़ में ईरान इसराइल की न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी तक एक्सेस हासिल करना चाहता था और इसराइल ईरान के पैसों से अपने मिसाइल प्रोग्राम को मजीद तरक्की देना चाहता था। जरा एक मिनट के लिए सोचें तो सही, सिर्फ 50 साल पहले ईरान और इसराइल न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल बना रहे हैं। ये तो किसी पैरेलल यूनिवर्स की बात लगती है। खैर, तो ये 1979 में आने वाला इनकलाब था जिसने सब कुछ बदल दिया। अगर ईरान में तब्दीली ना आती तो शायद आज मिडिल ईस्ट का नक्शा मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ होता। इस बारे में आगे बात करेंगे। अभी देखते हैं दोनों के रिलेशनशिप का तीसरा पहलू, यानी इकोनॉमी। 1968 में जब स्विस कनाल बंद हो गई तो ईरान और इसराइल ने एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट पर काम किया जिसे कहते हैं एलात एशकेलॉन पाइपलाइन कंपनी। इस प्रोजेक्ट के तहत ईरान का तेल इसराइल के हार्बर एलात पर उतारा जाता और पाइपलाइन के जरिए मेडिटेरेनियन सी तक पहुंचता और वहां से यूरोप को बेचा जाता। ये प्लान इतना कामयाब हुआ कि एक वक्त में इसराइल अपनी 90% ऑयल की ज़रूरत सिर्फ ईरान से पूरी कर रहा था और इस पर भारी मुनाफा अलग से कमा रहा था। इनकलाब के बाद इसराइल ने ये कंपनी नेशनलाइज कर ली और ईरान को इसका हिस्सा देने से इनकार कर दिया। बहरहाल, उस ज़माने में इसराइल की कंस्ट्रक्शन कंपनीज तेहरान में 5 स्टार होटल्स बना रही थी और इसराइल के एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स ईरान के सहराओं को सरसब्ज बनाने में मदद दे रहे थे। तेल अवीव और तेहरान के दरमियान एलाल की परवाज़ें बाकायदगी से चला करती थीं और दोनों मुल्कों के ट्रेडर्स अरबों डॉलर्स की सरमायाकारी करते थे और फिर दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। 1979 वो साल जिसने न सिर्फ ईरान बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट की तारीख का धारा मोड़ दिया। ईरान में एक अवामी इनकलाब ने मोहम्मद रजा पहलवी की बादशाहत का खात्मा कर दिया। शाह, जो अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त था, गल्फ में अमेरिका का पुलिसमैन था, आंखों में आंसू लिए मुल्क से भाग गया और 15 साल की जिलावतनी काटने के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी एक फातेह की तरह तेहरान वापस आए। ये सिर्फ हुकूमत की तब्दीली नहीं थी, रूहुल्लाह ने ईरान की रूह बदल दी। शाह का ईरान अमेरिका का चमचा था, सेक्युलर और कौम परस्त था, मगर खुमैनी का ईरान मगरिब का दुश्मन, इस्लामी और इनकलाबी था। खुमैनी की दावत की बुनियाद ही ग्लोबल इंपीरियलिज्म की मुखालफत पर थी। वो कहते थे कि शाह के तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह इजराइल के साथ दोस्ती थी। खुमैनी ने इजराइल के वजूद को इस्लामी दुनिया में कैंसर करार दिया और कहा कि इसे जड़ से उखाड़ना ज़रूरी है। और इनकलाब के सिर्फ 1 महीने बाद ईरान ने वो सब कुछ कर दिया जो आज की दुश्मनी की बुनियाद है। इजराइल से हर किस्म का सिफारती, फौजी और माशी ताल्लुक़ एक ही झटके में ख़त्म कर दिया।
तेहरान में मौजूद इजराइल के सफारत खाने को बंद करके इसे फ़लस्तीनी तंजीम आज़ादी यानी PLO के हवाले कर दिया और यासिर अराफात वो पहले इंटरनेशनल लीडर बने जिन्हें ईरान ने सरकारी तौर पर दावत दी। फिर खुमैनी ने अमेरिका को द ग्रेट सेटन यानी बड़ा शैतान और इजराइल को द लिटिल सेटन यानी छोटा शैतान करार दिया। ये सिर्फ सियासी नारे नहीं थे, ये नए ईरान की फॉरेन पॉलिसी की बुनियाद थी। इजराइल और अमेरिका ने सोचा कि ईरान अब अपने अंदरूनी मसाइल में उलझ जाएगा, फिर इराक के साथ तवील जंग भी इसे सर उठाने का मौका नहीं देगी। मगर वो शायद खुमैनी की सोच को समझ नहीं पाए। खुमैनी का नज़रिया था सुदूर इनकलाब यानी एक्सपोर्ट ऑफ द रेवोल्यूशन, यानी ये इनकलाब ईरान तक लिमिटेड नहीं रखना बल्कि इसे पूरी मुस्लिम दुनिया में फैलाना है। और इसका पहला और सबसे बड़ा मैदान जंग बना लबनान, यस, इजराइल का नेबर मुल्क लेबनान। जब 1982 में इजराइल ने लेबनान की सिविल वॉर का फ़ायदा उठाकर इस पर हमला किया ताकि वहाँ मौजूद फ़लस्तीनी ग्रुप्स को ख़त्म करे, तो ईरान को चांस मिल गया। इसने पासदाराने इनकलाब के तरबियत याफ्ता खामोशी के साथ लेबनान में दाखिल कर दिए, जहाँ इन्होंने शिया आबादी को ऑर्गेनाइज किया, इन्हें नज़रिया दिया, ट्रेनिंग दी, हथियार और पैसे दिए और फिर ऐसी तंजीम की बुनियाद रखी जिसने आने वाले सालों में गुरिल्ला जंग की हिस्ट्री बदल दी। ये थी हिजबुल्लाह और यहीं से शतरंज की इस खूनी बिसात का पहला मोहरा आगे बढ़ाया गया। एक ऐसी बाजी का आगाज़ हुआ जो अगले 40 साल तक खामोशी से खेली गई। जिस पर मोहरे थे जीते जागते इंसान और चालें चली जा रही थी खून से। ईरान ने एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस बनाया और इजराइल ने एक ऐसी डॉक्ट्रिन का आगाज़ किया जो खून और खौफ से लिखी गई थी। इसे कहते हैं द बेगिन डॉक्ट्रिन। ये इजराइल के 6th प्राइम मिनिस्टर मनाहिम बेगिन के नाम पर है। वो कोई आम पॉलिटिशियन नहीं थे। अपनी जवानी में वो एक एक्सट्रीमिस्ट ज़ायनिस्ट पार्टी के कमांडर थे और इतने ख़तरनाक आदमी थे कि ब्रिटेन ने इन्हें दहशतगर्दी के इल्ज़ाम में मोस्ट वांटेड करार दिया था। तो यही बेगिन 1977 में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बने और इनकी यही बेरहमी, समझौता न करने वाली आदत हमें इनकी पॉलिसी में भी नजर आई, जिसने इजराइल को और ख़तरनाक मुल्क बना दिया। इन्होंने कहा कि इजराइल किसी दुश्मन मुल्क को किसी भी कीमत पर न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देगा और इसके लिए इजराइल किसी भी वक्त किसी भी जगह प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा। अपने इस एग्रेसिव नज़रिए को जवाब देने के लिए बेगिन ने कहा, अगर हिटलर के पास एटम बम होता तो कोई यहूदी जिंदा ना बचता, इसलिए किसी दूसरे हॉलोकॉस्ट को रोकने के लिए ज़रूरी है कि हम दुश्मन की न्यूक्लियर पावर को पहले ही ख़त्म कर दें। जी हाँ, ये एक सर्वाइवल की जंग है जिसमें इंटरनेशनल लॉज की कोई अहमियत, कोई हैसियत नहीं। और फिर 7 जून 1981 को इजराइल ने ऐसा करके भी दिखा दिया। इसके 8 F-16 तैयारों ने इराक पर हमला करके इसके न्यूक्लियर रिएक्टर्स को तबाह कर दिया। दुनिया ने मजम्मत की, लेकिन बेगिन ने पूरे फख्र से कहा, हमने एक और हॉलोकॉस्ट को होने से रोक दिया है। ये ईरान के लिए साफ मैसेज था, एक खुला पैगाम कि देख लो हम क्या कर सकते हैं, एटम बम बनाने की सोचना भी मत। अब खेल मजीद गर्म हो चुका था। ईरान ने जवाबी चाल चली जो सिर्फ मिडल ईस्ट तक लिमिटेड नहीं थी। इसकी आग पहुंची हज़ारों मील दूर साउथ अमेरिका के मुल्क अर्जेंटीना में। ये 1992 था। ब्यूनस आयर्स में इजराइल के सिफारत खाने पर एक खौफनाक बम हमला हुआ, 29 अफराद मारे गए। और फिर 18 जुलाई 1994 को इसी शहर में एक यहूदी कम्युनिटी सेंटर की इमारत पर एक कार बॉम्ब अटैक हुआ, 85 लोगों की जान गई। यह अर्जेंटीना की तारीख का सबसे बड़ा दहशतगर्द हमला था। इजराइल ने इन हमलों का जिम्मेदार ठहराया ईरान और हिजबुल्लाह को, यानी ये बिसात पर ईरान की नई चाल थी जो उसका 1992 में इजराइल के हाथों हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल अब्बास मूसवी के कत्ल का बदला था।
तो हम बात कर रहे थे बेगिन डॉक्ट्रिन की, जो बाद में हर इजरायली वजीर आजम को विरसे में मिला। सितंबर 2007 में मोसाद ने शाम में एक खुफिया न्यूक्लियर रिएक्टर का पता लगाया, तो वजीर आजम एहूद ओलमर्ट ने अमेरिका से मदद मांगी। जब इसने इनकार किया तो ओलमर्ट ने कहा, आप हमला नहीं करेंगे तो हम खुद कर लेंगे, और फिर इजराइल ने ऐसा कर दिखाया। इसके जहाज़ों ने शाम की अल किबर साइट को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया। Alpha 1077. Spectre status recognized. Message received. Over. आपको अंदाजा हो गया होगा कि इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को किस नज़र से देखता था, क्योंकि वो सिर्फ एक वेपन नहीं बल्कि इसकी एग्जिस्टेंस के लिए खतरा है, एक नया हॉलोकॉस्ट है। और फिर 2010 में हमने एक नया हथियार देखा, दुनिया का पहला डिजिटल हथियार। स्टक्सनेट एक बहुत ताकतवर और कॉम्प्लेक्स कंप्यूटर वायरस था जिसे मुबैना तौर पर अमेरिका की NSA और इजराइल के यूनिट 8200 ने मिलकर बनाया था। इस वायरस ने यूरेनियम को एनरिच करने वाली मशीनों, सेंट्रीफ्यूजर्स को इतनी तेज़ी से घुमाया कि वो काबू से बाहर होकर डिस्ट्रॉय हो गई, जबकि कंट्रोल रूम में बैठे इंजीनियर्स को स्क्रीन पर सब कुछ नॉर्मल नज़र आ रहा था। ये एक बहुत ही स्मार्ट लेकिन तबाहकुन हमला था जिसने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कई साल पीछे धकेल दिया। मगर साइबर अटैक्स काफ़ी नहीं थे। इजराइल ने हेडशॉट मारने का फैसला किया। वो ईरानी न्यूक्लियर प्रोग्राम के दिमाग को ख़त्म करना चाहता था। और फिर 2010 से 2012 के दरमियान ईरान के 4 बड़े न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स को बड़ी बेरहमी से कत्ल किया गया। और फिर शुरू हुआ कत्ल का वो सिलसिला जिसने तेहरान की सड़कों पर खौफ का राज कायम कर दिया। थिंक अबाउट इट, आप ईरान के एक टॉप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं, सुबह अपनी गाड़ी में यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, ट्रैफिक में एक मोटरसाइकिल सवार आपके बराबर में आकर खड़ा हो जाता है, मुस्कुराकर आपको सलाम करता है, और इसी रश में गाड़ी के दरवाजे पर एक छोटा सा मैग्नेटिक बॉम्ब चिपका देता है, और सिग्नल खुलने के कुछ ही देर बाद धमाका। 2010 से 2012 के दौरान मसूद अली मोहम्मदी, माजिद शहरियारी, दारुश रज़ाई नजाद और मुस्तफ़ा अहमदी रोशन को मैग्नेटिक बॉम्ब और रिमोट कंट्रोल्ड बॉम्ब्स के ज़रिए मारा गया। ईरान के बेहतरीन दिमागों को इनके घरों के बाहर, इनके ख़ानदानों के सामने ख़त्म किया गया। ये सिर्फ कत्ल नहीं थे, ये नफ्सियाती दहशतगर्दी थी। ईरान के हर साइंटिस्ट को एक मैसेज था, तुम अगला टारगेट हो सकते हो। इजराइल की अगली चाल शतरंज की तारीख की सबसे खतरनाक चालों में से एक थी। इसने ईरान के जिस्म पर नहीं, इसकी रूह पर हमला करने का फैसला किया। हदफ था ईरान का सबसे बड़ा राज। 31 जनवरी 2018 की रात तेहरान का एक पुराना सा गोदाम, जिसके अंदर ईरान के खुफिया फौजी एटमी प्रोग्राम का पूरा आर्काइव दफन था। 50,000 सफ़हात, एटमी बम के डिज़ाइन, सब कुछ। मोसाद के एजेंट्स जो सब के सब ईरानी थे, रात के अंधेरे में गोदाम में दाखिल हुए। 32 भारी भरकम सेफ लॉक काटे और सिर्फ 6.5 घंटे में खुफिया डॉक्यूमेंट्स चुराकर ईरान से फरार हो गए। ये इजराइल की इंटेलिजेंस की कामयाबी नहीं थी, ईरान की तजलील थी। कुछ ही हफ्तों बाद इजराइल के वज़ीर आज़म ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये तमाम डॉक्यूमेंट्स दुनिया के सामने रख दिए। ये ऑपरेशन मोसाद की हिस्ट्री का सबसे बड़ा कारनामा समझा जाता है। This was an innocent-looking compound. It looks like a dilapidated warehouse, but from the inside, it contained Iran's secret atomic archives, locked in massive files. इजराइल ने ईरान को बता दिया, हम तुम्हारे सबसे महफूज राज तक भी पहुंच सकते हैं। और फिर इसी शतरंज पर नवंबर 2020 में इजराइल ने बड़ा हमला कर दिया। इस मर्तबा निशाना कोई मोहरा नहीं था, बल्कि डायरेक्ट वजीर था। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के अहम तरीन साइंटिस्ट, समझे ईरान के डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मोहसिन फ़खरीज़ादी को कत्ल कर दिया गया। इनका कत्ल तो लगता है किसी हॉलीवुड मूवी की कहानी है। तेहरान के करीब मोहसिन की गाड़ी पर एक पिकअप ट्रक से फायर हुए और इनकी जान चली गई। जिस मशीन गन से उन पर फायरिंग की गई वो रिमोट कंट्रोल्ड थी और इसे हज़ारों मील दूर से एक सैटेलाइट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा था।
मशीन गन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए फखरीज़ादा को पहचाना और सिर्फ इन्हीं पर गोलियां चलाईं, जबकि इनके साथ बैठी इनकी बेगम को कुछ नहीं हुआ। ऑपरेशन के बाद ट्रक खुद ब खुद धमाके से फट गया ताकि कोई सबूत बाकी न रहे। ये टेक्नोलॉजी और प्लानिंग का नया लेवल था। ये तमाम चालें, ये तमाम हमले इस खुफिया जंग को आहिस्ता आहिस्ता एक खुले टकराव की तरफ धकेल रहे थे और इसका आखिरी मैदान जंग बना शाम। दो 2011 में शाम में सिविल वॉर शुरू हो गई और ये ईरान के लिए एक गोल्ड अपॉर्चुनिटी थी कि वो इजराइल के सरहद के साथ अपनी मिलिट्री प्रेजेंस को यकीनी बनाए और फिर बशार अल असद की गवर्नमेंट को बचाने के लिए हज़ारों फौजी और जंगजू शाम भेजे, जिन्होंने वहाँ परमानेंट फौजी अड्डे, मिसाइल डेपो और ड्रोन फैक्ट्रीज बनाई। इजराइल के लिए ये एक रेड लाइन थी। वो अपनी सरहद के इतने करीब ईरानी फौज की मौजूदगी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, तो इसने एक स्ट्रैटेजी बनाई जिसे वॉर बिटवीन द वॉर्स का नाम दिया। और फिर सिर्फ 10 सालों में इजराइल ने शाम में ईरान और हिजबुल्लाह के ठिकानों पर 2000 से ज़्यादा एरियल अटैक्स किए। इन हमलों में कई अहम ईरानी कमांडर्स मारे गए, बल्कि अप्रैल 2024 में दमस्कस में पासदाराने इनकलाब के टॉप जनरल मोहम्मद रजा जाहिदी को भी कत्ल कर दिया गया। और फिर 2025 आ गया, जिसमें सब कुछ बदल गया। अब तक जो हुआ वो तो समझे ट्रेलर था। असल फिल्म शुरू हुई जून 2025 में, जब मिडिल ईस्ट एक हकीकी जंग का मैदान बन गया। दमस्कस अटैक के जवाब में ईरान ने तारीख में पहली बार इजराइल पर डायरेक्ट हमला किया। 300 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन्स लॉन्च किए गए। 99% को रास्ते ही में तबाह कर दिया गया, लेकिन इस मर्तबा एक न्यू रेड लाइन पार हो गई। अब बराह रास्त हमले का खौफ एक हकीकत बन चुका था, एक ऐसी हकीकत जो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकती थी। और फिर जून 2025 में हमने देखा, पर्दा हट गया, खुली जंग शुरू हो गई। इजरायली एयरफोर्स के जदीद F-35 स्टेल्थ लड़ाका जहाज रात के अंधेरे में उड़े, जॉर्डन और सीरिया की फजाई हुदूद से गुजरे और ईरान में दाखिल हो गए। इनका पहला टारगेट था ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम और कुछ ही देर में इन्होंने अस्फहान, नतंज और बोशहर समेत कई अहम लोकेशंस पर लगी कई एयर डिफेंस बैटरीज को तबाह कर दिया। सिर्फ 4 घंटे बाद ईरान का पूरा दिफाई निजाम मफलूज हो चुका था। और फिर आई सेकेंड वेव। अब ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक हुए। बंकर बस्टर बॉम्ब्स नतंज और फोर्दो की एनरिचमेंट फैसिलिटीज पर मारे गए और जंग शुरू होने के 6 घंटे बाद ईरान की नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जवाबी हमले शुरू कर दिए। मगरबी और जनूबी ईरान की अंडरग्राउंड मिसाइल लोकेशंस से खैबर शिकन, सजील और इमाद जैसे बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल पर फायर कर दिए गए और कुछ ही देर में पूरे इजराइल में सायरन बज उठे। तेल अवीव, हैफा, डिमोना, हर जगह लोग घरों से भागकर अंडरग्राउंड बंकर्स में चले गए और फिर इजराइल का मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो 3 ने अपना काम शुरू कर दिया। आसमान रात में दिन का मंजर पेश करने लगा। दर्जनों मिसाइल फिजा में ही तबाह कर दिए गए, मगर कुछ ऐसे थे जो बचकर निकल गए और इन्होंने मुख्तलिफ लोकेशंस को हिट किया। अब इजराइल की बारी थी। अगले कुछ घंटों में ईरान और इसके प्रॉक्सीज के मिसाइल अटैक बढ़ते चले गए। यमन से भी तेल अवीव को निशाने पर लिया गया। दुनिया हिल गई। इंटरनेशनल मार्केट में अफरा तफरी फैल गई। तेल की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई और अगले कुछ दिनों में इनमें 10% तक इजाफा हो गया। दुनिया एक नए इकोनॉमिक क्राइसिस के करीब थी।
अमेरिका, रशिया, चाइना, यूरोप सब अपनी अपनी कोशिशों में लगे हुए थे, लेकिन जंग का साइकिल शुरू हो चुका था। अब इसे सिर्फ 2 मुल्क ही रोक सकते थे, या इजराइल या ईरान। और 12 दिन की लड़ाई के बाद दोनों की जानिब से एक दूसरे का बड़ा नुकसान करने के बाद, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह करने के दावों के साथ और इजराइल का एक बड़ी फौजी ताकत होने का घमंड खत्म होने के बाद बिलाखिर जंग बंद हो गई। अमेरिका ने दोनों के बीच सीज फायर करवा दिया, लेकिन ये शायद तारीख का सबसे नाजुक सीज फायर होगा। आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। अब सामने 3 रास्ते हैं, देखते हैं ईरान और इजराइल कौन सा रास्ता लेते हैं। इस जंग के बाद अब शतरंज की बिसात तैयार है और इस पर 3 चालें मौजूद हैं जो 3 सिनेरियोस को जन्म देंगी। पहला, द आर्मगेडन सिनेरियो। ये है सबसे खौफनाक रास्ता कि जंग दोबारा शुरू हो जाए और फिर फैलती ही चली जाए। ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद कर दे, जो तेल की 20% ग्लोबल सप्लाई का रास्ता है। इसके लिए वो माइंस और एंटीशिप मिसाइल्स का इस्तेमाल कर सकता है। फिर यमन स्ट्रेट ऑफ बाबुल मंदब बंद कर दे, जो रेड सी और फिर स्विस कनाल जाने के लिए इम्पोर्टेंट रास्ता है। यहाँ से तकरीबन 8 मिलियन बैरल ऑयल रोजाना गुजरता है, जो यूरोप, अमेरिका और दूसरी मार्केट्स को सप्लाई होता है। तो 2 अहम तरीन ट्रेड रूट्स बंद होने से वर्ल्ड इकोनॉमी हिल कर रह जाएगी और यूं अमेरिका और यूरोप भी जंग में कूद पड़ेंगे। तब इम्तिहान होगा रशिया और चाइना का कि वो इन हालात में क्या करते हैं। चाइना, जो ईरान से सबसे ज़्यादा तेल खरीदता है, खामोश नहीं रह सकता। वो सिफारती और माशी तौर पर ईरान की हिमायत करेगा और शायद मिलिटरीली भी करे, जबकि रशिया भी किसी न किसी हद तक यही किरदार अदा करने की कोशिश करेगा। और अगर ऐसा हुआ और बैलेंस ऑफ पावर ईरान के हक में झुकने लगा तो सबसे बड़ा खतरा सामने आ जाएगा, न्यूक्लियर ऑप्शन। अगर इसराइल को लगा कि इसका वजूद खतरे में है, इसके हज़ारों शहरी मर रहे हैं, तो वो न्यूक्लियर ऑप्शन भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसराइल का न्यूक्लियर ऑप्शन दुनिया का सबसे ख़तरनाक ऑप्शन है। क्यों? क्योंकि वो सैमसन ऑप्शन का कायल है, यानी अगर हम बर्बाद हुए तो पूरी दुनिया बर्बाद होगी। जी हाँ, वो सिर्फ अपने दुश्मन पर नहीं बल्कि रीजन और दुनिया के हर अहम सेंटर को बर्बाद करने का ऑप्शन रखता है। और अगर मामलात यहाँ तक पहुँचे तो दुनिया को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। यही वजह है कि दूसरा सिनेरियो ज़्यादा ज़रूरी है, यानी एक टेंस सीज फायर। ईरान और इजराइल के दरमियान एक जंग बंदी जारी रहे, इस तरह कि दोनों मुल्क अपनी कामयाबी का ऐलान करें, जश्न मनाएं, खुश हों और दुनिया को सुकून का सांस लेने दें। जैसे इजराइल ने कहा कि लेबनान, सीरिया और इराक में ईरान की प्रॉक्सीज को तोड़ दिया है और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को 10 से 12 साल पीछे धकेल दिया है, जबकि ईरान का कहना है कि इसने इजराइल के अनबीटेबल होने का भरम तोड़ दिया है। अब इसे पता चल गया है कि अगर वो हमला करेगा तो इसे भी नुकसान पहुंचेगा और बहुत ज़्यादा पहुंचेगा। मगर हकीकत ये है कि इस सीज फायर से कुछ हल नहीं होगा। ईरान अब कहीं ज्यादा तड़प रहा होगा कि न्यूक्लियर वेपन बनाए ताकि जो हुआ वो दोबारा ना हो। दोनों मुल्क शैडो वॉर तो लड़ेंगे, लेकिन पहले से ज्यादा शिद्दत के साथ, ज्यादा नफरत और ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ। ये एक कोल्ड वॉर होगी, एक ऐसी खामोशी जिसके नीचे तूफान होगा। लेकिन एक तीसरा सिनेरियो भी है, द अनथिंकेबल रीसेट, जिसका इम्कान सबसे कम है, लेकिन सबसे अच्छा रास्ता यही है। जंग की तबाहियों, हजारों लोगों के मरने और इकोनॉमी बर्बाद होने के बाद दोनों मुल्क इस नतीजे पर पहुंचे कि बस बहुत हुआ, अब इस रास्ते पर मजीद नहीं चलना, क्योंकि ये जंग कोई नहीं जीत सकता। ये सिर्फ दोनों की तबाही की जंग है। ये तब्दीली कब आएगी? शायद जब जंग की तबाहियों से तंग ईरानी अवाम सड़कों पर निकले, जब इजराइल के अंदर एक ऐसी लीडरशिप आए जो समझे कि मुसलसल जंग की हालत में रहना इजराइल जैसे छोटे मुल्क के लिए नुकसानदेह है। इस सिनेरियो का चांस बहुत कम है, लेकिन ऐसा एक सूरत में हो सकता है जब दोनों मुल्कों के नौजवान एक्टिव हों, जो अपने बड़ों के जनरेशनल ट्रॉमा को आगे नहीं ले जाना चाहते। ये एक ख्वाब जैसा लगता है, मगर तारीख में कभी कभी वो भी देखने को मिलता है कि आंखों पर यकीन नहीं आता। ईरान इजराइल दुश्मनी सिर्फ दो मुल्कों की दुश्मनी नहीं, ये दो कदीम तहजीबों का टकराव है। ये दो मुख्तलिफ नजरियात की जंग है।
ये रीजन पर कंट्रोल की जंग है। और ये दुश्मनी हमें बताती है कि रियासत में कोई मुस्तकिल दोस्त या दुश्मन नहीं होता, जहां दिहाइयों पुरानी दोस्तियां अचानक सख्त दुश्मनी में बदल जाती हैं। इस जंग के बाद दुनिया एक नए और ज़्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो चुकी है। अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं होगी, बल्कि सवाल ये है कि अगली जंग कब होगी और वो कितनी तबाहकुन होगी। क्या ईरान और इजराइल यूं ही तारीख के कैदी बने रहेंगे? क्या वो नफरत और बदले के इस विशियस सर्कल से कभी बाहर नहीं निकलेंगे, या वो अपने साथ पूरी दुनिया को तबाही के रास्ते पर ले जा रहे हैं जहां से कोई वापस नहीं आ सकता? शतरंज की बिसात पर अगली चाल सिर्फ इन दोनों मुल्कों का नहीं, बल्कि शायद हमारा और आपका फ्यूचर भी तय करेगी।